इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी, पंजाब में सियासी रस्साकशी जारी और ज़रई मुल्क में आटा नायाब। इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी को लेकर के जितने परेशान हैं वो बौखलाहट उनकी बातों से जाहिर है, झलकती है। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इंडिपेंडेंट अदारा बिल्कुल है इलेक्शन करवाने की हद तक, बाकी वो अदालतों की किताब है। साद रफी साहब कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया सबको साथ बैठना होगा, तब मामला हल होंगे। मैं कंफर्म कर रहा हूं, मैं ये खबर दे रहा हूं, मैं ये बात धड़ल्ले से कह रहा हूं कि इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी यकीनी है। हमारे मुआशियात डॉक्टर जुबैर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बका और सलामती से खतरे में। इनको अपने एनआरओ से फुर्सत मिलती तो आवाम के आटे के बारे में सोचते। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी, पंजाब में सियासी रस्साकशी जारी और ज़रई मुल्क में आटा नायाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनीवा कॉन्फ्रेंस में 9 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मिलना गैबी इमदाद से कम नहीं। इतनी बड़ी रकम का पाकिस्तान को मिलना मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत पर दुनिया के एतमाद का इजहार है। जनीवा इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4.2 अरब डॉलर और आलमी बैंक ने 2 अरब डॉलर इमदाद देने का वादा किया है। जनीवा कॉन्फ्रेंस को लेकर हुकूमत और मुखालफिन में सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है। हुकूमती हिमायती इसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं, जबकि मुखालफत करने वालों का दावा है कि अभी सिर्फ इमदाद का वादा किया गया है और हुकूमती इत्तेहादी नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे हैं। दावा यह है कि रकम आलमी डोनर्स ने हुकूमत को हार्ड कैश की शक्ल में नहीं दी, बल्कि अगर ये फंड्स मिले तो 3 साल में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के कामों पर खर्च होंगे। सबसे अहम सवाल यह है कि इन ऐलानात से क्या पाकिस्तानी मईशत का मर्ज खत्म होगा, डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा? इसका पता बाद में चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं, और ये बात हुकूमत को भी पता चल गई है। ख्वाजा साद रफीक का ये कहना कि मईशत की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, इस बात का एतराफ़ है, लेकिन सितम यह है कि फिर भी सियासत जोरों पर चल रही है। पंजाब में तब्दीली के लिए हुकूमत और PTI में मैच चल रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान को नाअहल कराने की साजिशें भी रचाई जा रही हैं। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के ताने बाने तजुर्बाकार इसी साजिश से जोड़ रहे हैं। क्या हुकूमत की ये साजिश और ख्वाहिश कामयाब होगी या नहीं, इसी से आगाज़ करेंगे। नूर आरफीन मेरे साथ है। नूर आरफीन, आपको क्या लगता है, ये अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से गिरफ्तारी का आ गया, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हामी कह रहे हैं कि आकर करें गिरफ्तार? इमरान साहब के हामी झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान साहब के तमाम तर जिहादी ऐलानात महज फ़रोई गुफ्तगू थी। इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी को लेकर के जितने परेशान हैं वो बौखलाहट उनकी बातों से जाहिर है, झलकती है। कभी वो कहते हैं कि नहीं छड्डांगा मार दियांगा, और ये वो उन्हीं की ईमा पे कहते हैं कि जिनकी मदद से वो वज़ीर आज़म बने थे, जिन पर वो आज तबर्रा कर रहे हैं। आज उन्होंने खुल करके ताकतवर हल्के कह दिया, कल को खुल करके वो नाम लेंगे पाकिस्तान आर्मी, ISI, इंटेलिजेंस, फलाना फलाना। मैं उनसे 24 घंटे पहले कह रहा हूँ या शायद 36 घंटे पहले कह रहा हूँ, वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कर रहे हैं। उनको गिरफ्तारी का डर है, उनकी बहुत सारी फाइलें दबी हुई हैं, मेरी कोई फाइल नहीं दबी हुई। मैं वो सारी बातें कर रहा हूँ जो इमरान खान साहब में हिम्मत नहीं है कि वो बात कर सकें। दूसरी बात, इमरान खान अगर इतने बड़े तवंगर हैं, इमरान खान इतने बड़े टार्जन हैं, तो इमरान खान क्यों इधर से उधर एक अदालत से दूसरी अदालत में फुदकते फिर रहे हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए? इमरान खान साहब अगर इतने ही बड़े हरकुलेस हैं और इतने बड़े टर्मिनेटर हैं, तो इमरान खान साहब के वकला की क्यों दौड़ लगी हुई है इधर से उधर? क्यों जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे छुप छुप करके मुलाकातें हो रही हैं? क्यों जो है वो कामरान टिसोरी जैसों को अप्रोच किया जा रहा है? मुबैना तौर पे चलिए आपकी ख्वाहिश के लिए मैं कह लेता हूँ, इस मुल्क का हिसाब किताब अगर सीधा करना है तो एक आदमी को और एक सियासी जमात को आपको नीचे बिठाना होगा, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। इसका मतलब ये हरगिज़ ना समझा जाए कि मैं इस हुकूमती इत्तेहाद का दिलदादा हूँ। आज की सबसे अहम खबर इमरान खान की गिरफ्तारी या उनका ताता थैया नहीं है। इमरान खान इज नोबडी टू मी। मैं दोबारा कह रहा हूं, इमरान खान इज जीरो टू मी। सबसे बड़ा आज का इशू है जी। नूर आरफीन, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। फैसल चौधरी साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आए हैं, वारंट गिरफ्तारी काबिल जमानत, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये तौहीन अदालत भी है, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है, आपका क्या मौक़िफ़ है?
ये इलेक्शन कमीशन ने जो आज ये वारंट इशू किए हैं, इसकी दो जो है वो बड़ी वाजे इंडिकेशन है। पहली इंडिकेशन ये है कि या तो बिल्कुल लॉ का पता नहीं है इलेक्शन कमीशन को, और दूसरी बात ये है कि वो लॉ को कुछ समझते नहीं है। 3 तारीख को ये केस लगा था, जहाँ पे ये 17 को एडजर्न कर दिया गया था, यानी 3 जनवरी को इसकी अगली तारीख 17 मुकर्रर की गई थी। आज पता नहीं किस दबाव में आके ये वारंट इशू किए गए हैं। वारंट्स का तो कोई, खैर ये तो एक रूटीन की मामला है, ना गिरफ्तारी का कोई अंदेशा है, ना होगी, ना ही इस किस्म का कोई मामला होने देंगे। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने जिस भोंडे अंदाज से ये ऑर्डर किया है उससे एकदम उनसे, और इन मामला के ऊपर आला अदालतों में जो है वो पिटिशंस पेंडिंग है, उसमें अदालत जो है, ये इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इख्तियार जो है वो दिया नहीं जा सकता था, और यही बात चैलेंज है। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन गया ना, तो उन्होंने वो स्टे ऑर्डर खारिज किया जो हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था, और उन्होंने बल्कि ये डायरेक्शन दी कि जो लीगल ऑब्जेक्शंस हैं उनको पहले डिसाइड किया जाए। जो साहब ये ऑथर है इन ऑर्डर्स के, वो कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे तो इन प्रोसीडिंग्स में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी कंटेम्प्ट को खुद ही लेके चल रहे हैं। कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये जो आज का जो ऑर्डर है इसको चैलेंज भी कर दिया जाएगा, और मुझे जो इलेक्शन कमीशन की जो बदनीति है वो काफी खुल के सामने आई है आज। अच्छा फैज साहब, बतौर कानूनी माहिर आपको क्या लगता है, इस पर क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? पहले ही तहरीक इंसाफ जा चुकी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो कह रहे हैं कि जी पहले ही मिसकंडक्ट कर चुके हैं, एक और ये बुनियाद बन सकती है, या इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हो सकता? वो कहेंगे जी बाइख्तियार है इलेक्शन कमीशन, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाएं। इंडिपेंडेंट अदारे का ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल आइन और कानून से मावरा हो जाए। इंडिपेंडेंट अदारा बिल्कुल है इलेक्शन करवाने की हद तक, बाकी वो अदालतों के ताब है। अगर किसी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी तो अदालत, जो इलेक्शन कमीशन, जैसे पुलिस है, जैसे दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ होती हैं, तो वो भी जो है तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो सकता है, और तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है। ये बिल्कुल एक गलत फहमी है कि तौहीन अदालत नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन भी दूसरी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की तरह की अथॉरिटी है, और जो अदालत का हुक्म है उन पर लागू है, और वो अदालत के ताबे है। तो ये किसी के दबाव में फिर कह रहे हैं? अगर इतनी ये चीज़ वाजे है कि हाई कोर्ट ने कहा था इस तरह की कार्रवाई भी नहीं की जा सकती, पहले लीगल चीज़ों को देखा जाए, तो फिर 17 जनवरी से पहले ही इस पर कार्रवाई करना, आपको क्या लगता है कि क्या कोई दबाव की वजह से है, या इमरान खान साहब कहते हैं जी ये तो पार्टी बने हुए हैं PDM की, ये वजह हो सकती? सर तो यही है ना, तासुर से ये बढ़ता है, कोई और जो है नतीजा अखज़ करना तो मुश्किल है। जिस तरह से ये मामला किया गया है, और 3 तारीख को 17 तारीख के लिए एडजर्न करके आज ये 12 तारीख को, जिसका कोई समझ नहीं आती, 10 तारीख को, तो ये करना, इशू करना, तो इसका कोई और नतीजा अखज़ करना मुश्किल होगा। वैसे एक और बहुत बड़ा महाज, अदालती महाज या कानूनी महाज हमें कल के दिन नजर आ रहा है, 11 जनवरी को, जब फिर हाई कोर्ट में समाअत होगी। जो कुछ पंजाब में हुआ, असेंबली तहलील करने का मामला, एतमाद का वोट लेने का गवर्नर की तरफ से, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी अब तो बुनियाद बन गई है गवर्नर राज लगाने की, वो भी हो सकता है। आज हमने देखा भी कि बड़ा अफसोसनाक है कि ये चीज़ें हो रही हैं कि राना सनाउल्लाह पर जूता उछाल दिया गया। पहले हमने कराची में देखा, पर ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन जो कानूनी तौर पर है, अब ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि बस 11 जनवरी को कहानी खत्म हो जाएगी, और जितना मर्जी बात जाए, एतमाद का वोट अगर नहीं लिया परवेज़ इलाही ने तो 11 को तो अदालत फिर कह देगी। आपको क्या लग रहा है इसमें, अब क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास या परवेज़ इलाही साहब के पास? ये देखें, जो कॉन्फिडेंस का वोट है जी, वो बुनियादी तौर पर जिन वजूहात की बुनियाद पर गवर्नर साहब ने कहा है, वो तो कोई सस्टेनेबल मुझे नहीं लगती, ना ही कोई इतनी कन्विंसिंग है कि उसकी बुनियाद। उसकी वजह यह कि आज भी उन्होंने कल भी 21 बिल पास करवाए। अगर अक्सरियत नहीं है तो फिर वो बिल तो पास ना करवा सकते। नॉर्मली जो एतमाद का वोट है, उस सूरत में कहा जाता है जब हुकूमत किसी किस्म का कोई बिल जो है वो पास करवाने में नाकाम हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल तो है नहीं। तो जो वजूहात है उनकी कानूनी हैसियत, आईनी हैसियत अदालत को देखनी पड़ेगी। अगर अदालत उसको समझती है कि ठीक है
तो फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि अदालत जो है वो पैरामीटर्स तय कर दे, क्योंकि अदरवाइज तो अगर इसकी इजाज़त इस तरह से दी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वज़ीर आला जो है वो टेन्योर पूरा कर सकेगा। हर गवर्नर जो है वो नाश्ते पे अगर सोचे कि मैंने आज वज़ीर आला को ये कहना है एतमाद का वोट ले ले, फिर लंच पे कह दे, फिर डिनर पे कर दे, तो ये तो गैर संजीदा बातें हैं ना। इसको संजीदगी से देखना होगा कि क्या पैरामीटर्स हैं जिसमें गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई और परवेज़ इलाही साहब को अक्सरियत का मसला नहीं है, वो आराम से वोट ले लेंगे अगर लेना भी होगा। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि कुछ लोग बिक गए हैं, फवाद चौधरी साहब की भी इस तरह से एक खातून के हवाले से शायद, और ये भी कहा जा रहा है बड़ा करोड़ों से ज़्यादा 1 अरब 20 करोड़ तक रेट जा रहा है, जरदारी साहब भी आए, ये सब हो रहा है। लेकिन क्या अदालत में ये बुनियाद बन सकती है कि अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वज़ीर आला के खिलाफ खुद वापस ले ली गई, तो ये एक बुनियाद बन सकती है कि जी मेजॉरिटी तो अब भी हमारे पास है, दूसरी तरफ नहीं है, इसलिए उन्होंने अदम एतमाद की तहरीकें वापस ले ली हर किसी के खिलाफ जो थी। या वो तो एक सुचाल आर्गूमेंट तो डेफिनेटली हो सकता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट अगर किया जा सकता है पीटीआई की तरफ से तो ये क्या बुनियाद है, क्योंकि जो उनकी हेयर से बुनियादें हैं, उन्होंने जिस वजीर का कहा वो तो अभी भी कैबिनेट में है, और परवेज़ इलाही और पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो भी एक ही है। तो मेरा ख्याल में कि इसको जो कुरान इत्तेहाद है उसको ये बात साबित करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी कि जो बुनियाद है, जो एतमाद के वोट की बुनियाद जिन वजूहात की बना पे कहा जा रहा है वो मुझे कोई इसमें लीगली कन्विंसिंग नहीं लग रही, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातें हैं। गवर्नर साहब ने कहा तो है, इख्तियार तो उनका है, लेकिन इख्तियार जो है इस्तेमाल करने के लिए भी कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन होती हैं आईनी और कानूनी, वो नहीं है। आखिरी सवाल फैसल साहब, क्या अगर एतमाद का वोट नहीं ले पाते परवेज़ इलाही साहब तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं रन ऑफ इलेक्शन होगा, तो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पीडीएम मेजॉरिटी वहाँ पर ला सके, और जिस तरह पहले हमने टैक्टिक्स देखे थे जब हमजा साहब बने थे वज़ीर आला, तो उस वक्त भी उन्होंने लोग तो तोड़ दिए थे, तो ऐसी को चीज़ होती है तो वो क्या फिर अदालत में जाएगी? नहीं, वो अदालत ने वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसके मुताबिक तो किसी पार्टी के वोट जो है दूसरी पार्टी को काउंट नहीं हो सकते, लिहाजा अपनी अपनी पार्टियों के वोट ही लेने पड़ेंगे, और उसमें तो किसी की हॉर्स ट्रेडिंग की गुंजाइश जो है ना वो है नहीं है। और इसमें जो रन अगर फॉर एग्जांपल मफरूज़ा है, लेकिन मफरूज़ा के तौर पे अगर ये कहा जाए कि परवेज़ इलाही साहब वोट नहीं ले लेते, इसमें 186 का मैजिक नंबर नहीं चाहिए, याद रखिएगा। इसमें जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जो मेजोरिटी होगी, यानी जैसे जो बिल पास होता है वही प्रिंसिपल इस पर एप्लीकेबल होता है, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसकी साथ अक्सरियत से भी वज़ीर आला कायम रह सकते हैं। लेकिन अगर इस कंक्लूजन पे आ जाए तो अगर किसी के पास रिक्विजिट मेजॉरिटी नहीं होगी तो फिर असेंबली तोड़नी पड़ेगी। लिहाजा जो इसका जो आइन में लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो ऐसी सूरत में रन ऑफ इलेक्शन का मामला तो मुझे मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि अगर इसका एंड भी, अगर वो एतमाद का वोट ना ला सके परवेज़ इलाही साहब, तो इसका एंड भी फिर असेंबली तोड़ना पड़ेगा। फिर भी असम्बलियाँ तहलील ही होंगी। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, माहिर आपने हमें वक्त दिया। सिद्दीक, जिस तरह हम बात कर रहे थे अपनी ब्रेकिंग स्टोरी में, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की एक और कोशिश हमें नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये हो सकेगा? देखिए, एक तो मैं प्रोग्राम के शुरू में सुन रहा था और बड़ा एक अच्छा लतीफ़ा था ये कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब कमरान टेसोरी को भी अप्रोच कर रही है। माशाल्लाह वो कमरान टेसोरी जो यूनियन काउंसिल से नहीं जीत सकते, जिनको किसी मकसद के लिए वहाँ पे बिठाया गया है एमकेएम के तमाम तड़ों को इकट्ठा करने के लिए, वो तहरीक इंसाफ और वो इमरान खान जो सबसे पॉपुलर हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी के खौफ से 13 जमातें और तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, वो इमरान खान और वो तहरीक इंसाफ अब कमरान टेसोरी को अप्रोच करेंगे। ये वैसे अच्छा एक लतीफ़ा था। बाकी जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, देखिए इमरान खान साहब अगर गिरफ्तारी से डर रहे होते तो इमरान खान पंजाब और केपी की असम्बली में तहलील कर रहे होते। जो इमरान खान को असम्बली की तहलील से रोक रहे हैं, उनके पास सबसे बड़ी दलील यह है कि खान साहब आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं। आप पंजाब भी हाथ से गंवा बैठेंगे, केपी के भी इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, अदालतें आपके खिलाफ हैं, हुकूमत आपके खिलाफ है, माफियाज आपके खिलाफ हैं, सब आपके खिलाफ हैं।
आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप ये समझे तलील ना करें। लेकिन इमरान खान इस बात को नहीं माने। और जहां तक ये बात है कि इमरान खान के वकील उस अदालत में जा रहे हैं, उस अदालत में जा रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, तो जब अदालत बुलाती है तो वकील को पेश होना पड़ता है। ये पाकिस्तान का आइन और कानून है, पाकिस्तान का एक निज़ाम है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो काम नहीं कर सकते जो इख्तियार या तमुजदी, मिश्तारी, फरारी, मफरूर और भगोड़ा बैठ के लंदन में कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के इदारों को नहीं मानता, जो मैं नहीं आता। तो इसलिए जब अदालतें बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। इमरान खान बिल्कुल गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं है और वो ज़हनी तौर पर तैयार है कि उनको नायल होना है, उनको नायल किया जाएगा। अगर इमरान खान नायल ना हुए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी, वरना इमरान खान की नायली कंफर्म है, तय है, इमरान खान को नायल होना ही होना है। अच्छा, अब आते हैं टॉप स्टोरी पर। जो कुछ हम देख रहे हैं पंजाब असम्बली में, नूर आरफीन, यहाँ तो अब लग रहा है कि ली है अता तारड़ साहब जिस तरह ज़बरदस्ती अंदर आते हैं, अपने साथ जो सिक्योरिटी उनके गार्ड हैं उनके ज़रिए आ जाते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि शोर शराबा मुसलसल चल रहा है। कहीं हम सलमान शहबाज की मुलाकात देखते हैं, ATM इमरान खान साहब की कहलाते हैं, जहांगीर तरीन साहब उनके साथ, साद रफ़ी साहब कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया सबको साथ बैठना होगा, तब मामलात हल होंगे। तो ये तो अब समझ नहीं आ रही, हुकूमत भी हाथ खड़े कर रही है, जो कुछ इस वक्त हो रहा है समझ नहीं आती उन्होंने पंजाब में हुकूमत ख़त्म करनी है इमरान खान की या हुकूमत रखनी है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। जी हाँ, पंजाब में भी जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कामरान टिसोरी को अप्रोच नहीं किया जा रहा। बेसिकली कामरान टिसोरी जिनका अता करदा है, ये कामरान टिसोरी की सूरत में उनको अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने नो लिफ्ट बोर्ड लगाया हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये इमरान खान की जो गिरफ्तारी को अभी सिद्दीक जान ने कंफर्म किया है, ये क्रेडिट मुझसे छीनना मेरा ख्याल है थोड़ा ज़ाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहला आदमी मैं था, बोल में नहीं, पाकिस्तान में, जिसने ऑन एयर कहा था कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं ये खबर दे रहा हूँ, मैं ये बात धड़ल्ले से कह रहा हूँ कि इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी यकीनी है नए साल में। ये बात आप पिछले प्रोग्राम्स को चेक कर लीजिएगा, तो ये मेरा रिकॉर्ड है, मेरा ट्रैक है। दूसरी चीज़, पंजाब की सूरत हाल वाकई बहुत परेशान कुन है, लेकिन वो नहीं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। पंजाब में भी वही हुआ है जो सिंध में हुआ था, जिस पे PTI की स्पोक्स पर्सन मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का बड़ा धड़ल्ले से एक ट्वीट आया था और उन्होंने सिंध वालों को शर्म दिलाई थी, सिंध हुकूमत को शर्म दिलाई थी कि आटे की लाइन में लग करके एक आदमी की जान चली गई। मैं उनको पूछ रहा हूं कि वो अगर इस वक्त दस्तयाब हैं पाकिस्तान में और पंजाब में, तो उनका एक अपॉलॉजी का ट्वीट क्यों नहीं आया? उनके वज़ीर आला का एक अपॉलॉजी का ट्वीट क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस सूबे में वो बैठी हुई हैं हमारे सरों पर इक़्तिदार की सूरत में, उनके सूबे में भी ये खेल खेला जा चुका है। एक विकेट वहाँ पे भी डाउन हो चुकी है पंजाब में, आटे की लाइन में लग करके। तो सिंध की जान थी, पंजाब की जान नहीं थी। सिंध के वज़ीर आला की नाअहली नज़र आ रही थी, पंजाब के वज़ीर आला की नाअहली नज़र नहीं आ रही थी। और दूसरी बात यह कि अब तो सारा सिस्टम, मतलब PTI का उन डाकुओं को, वो जो पिछले साबिक डाकू थे जो तायब होने के बाद मुशर्रफ ब इमरान हुए थे और अब जो इमाम काबा के पोते हैं, असली नस्ली सुच्चल सैयद है, अल्लाह माफ़ करे, अब उनकी इक़्तिदार को बचाने के लिए राह हमवार करने में लगे हुए। इस वक्त सदी का सबसे बड़ा जिहाद PTI के लिए ये है कि परवेज़ इलाही को किसी तरह से जो है वो इस बहरान से निकाल लिया जाए। लेकिन जो बात हो रही थी असम्बली तोड़ने की, मेरे भाई बात यह है कि अगर आपके हाथ में इख्तियार है तो आपने पहले दिन असम्बली क्यों कर ना तोड़ी? आप जिस वक्त वो लाव लश्कर लेकर के चले थे, मैंने उस वक्त भी कहा था इसका कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। आप जिस वक्त कह रहे थे कि इलेक्शन कराओ, मैं उस वक्त से कहता आ रहा हूं इलेक्शन नहीं होगा। मेरी आज तक यही लाइन है, मेरी और कोई लाइन नहीं है। मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं, ये असम्बली तोड़ना ये महज एक आई वॉश है। इमरान खान को पता है कि असम्बली तोड़ते ही पहली फुर्सत में उनके साथ क्या होने वाला है, तो इसलिए इमरान खान अभी असम्बली तोड़ने की सिर्फ साद रफीक साहब कि जो खींचते चले जा रहे हैं, फिर वो हुकूमत करें। जब इलेक्शन नहीं होने तो उनको फिर फिक्र किस चीज, बैठ कर फैसले करें। फिर अब वो क्यों कह रहे हैं जी सारे आए, तो बाकी कौन रह गया? एक इमरान खान, अगर वो उनकी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं है तो फिर उसको क्यों बुलाते हैं? और अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट हर चीज में उनको साथ लाने का कह रहे हैं। अगर इलेक्शन नहीं होने, उनको कोई मसला नहीं है, तो फिर चलें आगे, को फैसले क्यों नहीं करते साद रफीक साहब या PDM वाले? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। यहां हुकूमती नाअहली खुल करके आया हो जाती है, ये बेनकाब हो रहे हैं। ये आपको 5 दफा आप भी बता चुके हैं, सिद्दीक जान भी इस बात को मानते हैं और कह चुके हैं, और मैं तो पहले दिन से मेरा ईमान है ये हुकूमत अवाम को सर्व करने के लिए नहीं आई मेरे भाई। ये 13 जमाती टोला जो हमारे सरों पे मुसल्लत है, ये अपने केसेस के लिए ही आया था।
इनको पीपल्स पार्टी ने केले के छिलके पे खड़ा करके और वजीर आजम बनवाया है। अच्छा, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ताकि इनकी सियासत सत्यानाश हो जाए और अगली दफा की जो 5 साल टर्म है उसके लिए। जी उसामा जी। अच्छा, चूंकि ब्रेक का वक्त हो जाएगा, मैं इस पर चाह रहा हूं सिद्दीक जान का भी हम ओपिनियन ले लें। सिद्दीक, ये सलमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म का अहम पैगाम पहुंचा दिया, तो अब ये वक्त आ गया कि इमरान खान के ATMs के बगैर काम नहीं चल रहा। देखिए, पैगाम जिसने जहां पहुंचाना है पहुंचाता रहे, लेकिन एक ही जगह इंपॉर्टेंट है और वो है एस्टेब्लिशमेंट। और एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है। जो बात बार बार होती है कि इलेक्शन नहीं होगा, ये बात तो वाज़े तौर पे हुकूमत पहले दिन से कह रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी नहीं होगा, हम तो 1 साल एक्सटेंशन लेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट का भी आपने सुन लिया, चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असेंबली चलती रहे। फैसल वार्डा भी कह रहे हैं, फैसल वार्डा भी कह रहे हैं, हाँ जी, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाना तो ना करवाएं। जो इस वक्त मुल्क की मुआशी हालात हैं, जो तबाही और बर्बादी है, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, मतलब मैं ये जुर्रत ना करता कहने की, बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन माहिर मुआशियात डॉक्टर जुबैर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बका और सलामती से खतरे में। और कौमी सलामती कमेटी का आलामिया आया, जिस आलामिया में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान का की बका जो है पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। तो क्या मुआशी इस्तेहकाम है? नहीं है ना, तो फिर कैसे पाकिस्तान की बका के बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। और फिर आर्मी चीफ क्यों जाके कराची में जाके और पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहते हैं कि इस वक्त कौमी तफाक राय की जरूरत है और पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजरा है। तो इसलिए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को अपनी अना और जिद अगर है तो उससे बाहर आना होगा और अवाम की जो मर्जी है उसके सामने सबको जो है वो आइन और कानून के मुताबिक सरेंडर करना होगा। चूंकि ब्रेक है, ब्रेक के बाद आरफी नामा से भी बात करेंगे कि फिर क्या है कि PDM सबसे बड़ा इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का इसको कहा जा सकता है, एक जमात सिर्फ बाहर है और फिर अब बाकी जो थे वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, जिस तरह MQM इकट्ठी हो रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी पीपल्स पार्टी की तरफ आ रही है। तो सियासी तौर पर तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है कि सब एक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें क्यों नहीं कंट्रोल हो रही हैं, ये MQM का क्या मामला है? ब्रेक के बाद बात करेंगे आरफी नामा में। अब पता चला। अब पता चला। अगर कराची की सियासत को समझना है तो हम आरफी नाम में आरफीन से ही जान सकते हैं। आरफीन, ये क्या हो रहा है अब कराची, अहलियाने कराची की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए? लतीफ़ा अच्छा है, ये लीजिए मैंने स्टार्ट कर दिया टाइमर। मामू लोगों का दबाव काम कर गया है। मौलाना मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर अनीस कायम खानी, अल्लामा फ़ारूक सत्तार साहब, तीनों आला हज़रत कामरान टिसोरी के दरबार में यकजा हुए हैं। मुत्तहदा का वफ्द वहाँ पहले से मौजूद था, बैठक हुई है और वो खालिद मकबूल जो रॉ के एजेंट थे, रॉ के यूँ कह लीजिए कि परवरदा थे, मुस्तफ़ा कमाल की ज़ुबानी, ये मैं अपनी ज़ुबानी नहीं कह रहा, मुस्तफ़ा कमाल ने ये कहा था, मौलाना मुस्तफ़ा कमाल ने, वही मुस्तफ़ा कमाल अब मुशर्रफ ब मुत्तहदा होने के लिए और वहाँ आमन्ना सदना करने के लिए बैठे हुए थे सर झुकाए। उनके बराबर में नहायत बेदिली के साथ अनीस कायम खानी भी हम नवाओं में शरीक थे। ये मैं आपको बताऊं, महाजिरों के मसीहा बल्कि साबिक मसीहा पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए राज़ी हो चुके हैं। यानी अब एक मरतबा फिर चेयरमैन PSP, सरबरा PSP, बानी, फाउंडर व्हाटएवर PSP अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुन बन करके और धिन ताक करते हुए नजर आएंगे। वो मुत्तहदा जो अल्ताफ हुसैन की थी, वो पतंग जो अल्ताफ हुसैन की थी, और वो मुत्तहदा का सारा सेटअप जो अल्ताफ हुसैन का यानी बानी MQM का परवरदा था, यानी कि एक दहशतगर्द का। और ये मुस्तफ़ा कमाल की जुबानी बात कर रहा हूं भाई, कोई चीज मैं अपनी मनगढ़ंत नहीं कह रहा। मुस्तफ़ा कमाल की पूरी सियासत अल्ताफ हुसैन की कब्र पे खड़े होकर के शुरू हुई थी। जिस वक्त अल्ताफ हुसैन ने पिटाई करवाई थी 9-0 पर, उसके बाद से दिल खट्टे हुए थे, उसके बाद से दोनों फ्लाइटें पाकिस्तान से गई थी, उसके बाद वहां परवरिश हुई, उसके बाद वहां इंजेक्शन भरे गए, उसके बाद फिर यहां आकर के और फिर वो मुअक्कतुल आरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद अल्लामा मुस्तफ़ा कमाल साहब मद्दज़लहु आली ये क्रेडिट लेते थे कि हमने कराची में कुछ तो खून का दरिया जो है वो बंद करवाया, MQM को एक्सपोज किया, बाल्फाज दीगर नंगा किया, और आज उन्हीं नंगों के साथ बैठ करके खुद भी बेलिबास काफी हद तक नजर आ रहे हैं।
मैं आपको यह बताऊं कि 6 बरस बाद एक साथ बैठे हैं मानी टुक्कर के चक्कर में पीएसपी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुत्तहदा वाले। और आपको यह भी बताऊं, जो मैं कल के प्रोग्राम में कहना चाहता था बावजूद नहीं पहुंच पाया, मुत्तहदा खबरें लगवानी शुरू कर दी हैं अपने मनपसंद बड़े बड़े अखबारात में, अपने बड़े बड़े जो चमचे हैं उनकी जरिए से। यह अलग बात कि वहां स्टाफ रिपोर्टर का नाम लगा करके और अपनी बचत का घर किया हुआ है। यह खबर मेरे सामने मौजूद है, बता रही है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से MQM को अंदरूनी दबाव का सामना। राब्ता कमेटी के बाद अरकान और मुतअद्दिद कारकुनान इंतखाबात में हिस्सा लेने के मुखालिफ हैं। फारूक सत्तार भी मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में इलेक्शन लड़ने के हक में नहीं। खबर दिखा तकलीफ वो खुद निकाल ले। खालिद मकबूल का बयान मेरे पास मौजूद है। प्री पोल रिगिंग हो चुकी, मौजूदा हल्के बंदियों पर इलेक्शन तस्लीम नहीं। पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और अदलिया कहीं सुनवाई नहीं हुई। खालिद मकबूल की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने लूप जानबूझ करके नहीं बनवाया ताकि केस करने वाले को थोड़ा खज्जल भी होना पड़े। आपको एक और खबर बता दूं, यहां इंतहाई एक आला पाए के रिपोर्टर हैं, उनका नाम मैं बावजूद नहीं ले रहा, आज के शहर के उर्दू के सबसे बड़े अखबार में निकालें जिसको तकलीफ है। उन्होंने लिखा है MQM ने बल्दियाती इंतखाबात के बायकॉट का इंदिया दे दिया। मौजूदा हदबंदियों के तहत धांधली होने का खतरा जाहिर किया गया है। यह धांधली होने का खतरा नहीं है, यह जूतेबाजी होने का खतरा है जो मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार और रॉ वाले खालिद मकबूल और आमिर खान, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहार और अमीनुल हक गैंग को जिसका सामना इन बल्दियाती इंतखाबात में करना पड़ सकता है। मैं 15 दफा कह चुका हूं कि ये आपस में एक साथ नहीं बैठे, ये ए पॉलिटिकल नहीं बल्कि बी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट की जोर जबरदस्ती दबाव की वजह से ये सारे लोग एक साथ बैठे हैं, क्योंकि इन सब की मसनदों के नीचे वो फाइल्स हैं कि जिनके ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं। ताहम यहां आफाक अहमद की तारीफ ना करना ज्यादती होगी कि आफाक अहमद लफ्ज महाजिर का वाहिद कस्टोडियन साबित हुआ। आफाक अहमद जिनके बारे में मैंने बहुत दफा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, आइंदा भी जब जरूरत पड़ी तो करूंगा, मेरे मामू के लड़के नहीं है वो, लेकिन कम अज कम इससे एक बार में आफाक अहमद ने अपने पॉलिटिकल और पर्सनल कैरेक्टर का सबूत देते हुए पुरानी तनख्वाह पर मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर की तरह पुरानी तनख्वाह पर काम करने से इनकार कर दिया। गवर्नर को टाटा बाय बाय करके झंडी दिखा दी और अल्लामा मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी और फारूक सत्तार दोबारा पुरानी तनख्वाह पर, पुरानी उजरत पर एक मरतबा फिर कारकुन MQM बनने के लिए तैयार नजर आते हैं। अब आते हैं इनसाइड स्टोरी पर। सिद्दीक जान, बहुत बड़ी हमने देखा कि कवरेज भी मिली और बहुत तारीखी कहा गया कि $10 अरब पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। लेकिन अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं जो सामने रखनी चाहिए कि एक तो ये कि ये इसमें जो सबसे ज़्यादा रकम है, चाहे वो इस्लामी तरक्याती बैंक की तरफ से $4.2 अरब हो या वर्ल्ड बैंक की तरफ से हो, ये मालियाती इदारे हैं और ये नरम कर्जे की सूरत में मिल रहे हैं। जो खालिस्तान इमदाद है वो लगभग कुछ सिर्फ $50 करोड़ है, लेकिन वो भी पाकिस्तान के लिए चले बड़ी ज़रूरी थी सैलाब ज़दगान के लिए। अब ये 3 साल का एक तो कहा जा रहा है और उस पर भी यह है कि जब तक IMF की शराइत नहीं मानते तो ये आलमी मालियाती इदारों की तरफ से ये रकम तब तक नहीं मिलेगी। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कहा गया है कि इसको देखा जाए, फिजिबिलिटी और इन चीज़ों को देखा जाए कि अब $3 अरब रखवाए हुए थे तो मज़ीद $2 अरब पाकिस्तान के ज़मादा के ज़खायर के लिए रखवाए जाएँ और $10 अरब जो हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान में, तो उसको भी तेज़ किया जाए, वो अभी तक हो नहीं सकी। तो सऊदी अरब की तरफ से भी बड़े हौसला अफजा हम देख रहे हैं, बयानात हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सिद्दीक जान, आपको क्या लगता है हमारी माशियात से जो आपकी बात हुई कि कितना इससे फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को, जो इस वक्त मसाइल हैं उनसे निकलने में, या जो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की लहर है उसको कंट्रोल करने में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात यह है कि इससे सैलाब ज़दगान को कुछ मिले ना मिले, लेकिन टीवी चैनल्स को बहुत फायदा हो गया, अखबारात को बहुत फायदा हो गया। जिन्होंने इसके हक में खबर लगाई है कि बहुत बड़ा माशाल्लाह पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है, ये भीख मांग कर और कर्जा लेकर, इमदाद मांग कर। और कल बड़े रेट भी बड़े हाई चल रहे थे ट्वीट के, कि अगर आप ट्वीट करें कि शहबाज शरीफ साहब ने पूरी दुनिया शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी हो गई है, तो उसका भी बड़ा अच्छा रेट चल रहा था, वो भी बड़ा फायदा हो गया जिन लोगों ने ट्वीट किए। बाकी जहाँ तक बात है, इसका ना तो महंगाई से ताल्लुक है, ना इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी क्राइसिस से ताल्लुक है। जितने भी माहिरीन मुआशियात हैं जिनसे बात हुई है वो ये कहते हैं कि देखिए, ये आ रहे हैं आपके सैलाब ज़दगान के लिए, ये आपके कर्जे वापस करने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, ना ही महंगाई कम करने के लिए। और तीसरी बात यह है कि ये 3 से 5 साल में आने हैं और ये कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आने हैं, और इनमें से 2 ऐसे बैंक जिन्होंने दोबारा अनाउंस किया वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे
और इसमें पाकिस्तान ने जो कहा है कि $8 अरब हम करेंगे और $8 अरब ये जो 8 से 10 अरब डॉलर जो कमिटमेंट्स हुई हैं, जो वादे हुए हैं, वो करेंगे। तो पहले पाकिस्तान $8 अरब शो कराएगा तो फिर वो देंगे। साथ साथ पाकिस्तान 50% खर्च करता जाएगा तो वो अपना हिस्सा 50% देंगे। तो इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, ना ही कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी और अदाकारी की हद तक ठीक है, वरना इसका जो है वो हकीकत से कोई इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। क्योंकि इसकी रीजन ये है कि ये कुछ जो रकूम है वो तो ऐसी हैं कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान में खर्च होती थी, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट कर दिए सैलाब जदगान की तरफ। बाकी सैलाब जदगान के लिए जो पहले पैसा आया, जब कमिटमेंट हुई थी, जब पहले ही 2 कॉल्स की गई थी इमदाद के लिए, तो जो इमदाद के लिए जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उसका सिर्फ 30% आया था पाकिस्तान, और उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे, वो भी नहीं कराया। तो इस वक्त इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, दीगर मुल्क हैं, वो पाकिस्तान पर एतबार नहीं करते। उनको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान मौजूद हैं जिनके एहसास तो जायदादें बाहर हैं, जिनके ऊपर पहले से इल्जामात हैं कि करप्शन लूट मार के ज़कात के पैसों में से। और अभी भी देखें कि अब तक, मुझे बताएं जरा एक सर्वे करके कि अब तक जो सामान आया सैलाब जदगान के लिए वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो जो पैसा है वो कहाँ पे खर्च हुआ है। तो ये कोई इतनी कोई काबिल फख्र बात नहीं है जो कल से हुकूमत जो है वो नाच के और ट्वीट्स करवा रही है पैसे देकर। वही काम जो पहले टिकटॉकरों से करवाया था वही कल एंकरों से और साथियों से करवा रहे थे। चले अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। और गंदम का आटे का बहरान है, खासतौर बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि गंदम ख़त्म हो गई है और विफाक से सूबों से अपील की जा रही है बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से, लेकिन अभी तक वहाँ पर गंदम नहीं पहुँचाई गई। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान को $10 अरब इमदाद के वादों पर और IMF के इनकार पर। नूर आरफीन, आप क्या कहते हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? और ख़ासतौर पर ये IMF से मामलात अभी तक तय नहीं पाए, इसहाक डार साहब का जादू नहीं चल रहा? जी, इससे बिल्कुल किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं बबांगे दोहल 5 लाख दफ़ा कह चुका हूँ, अगली 10-15 लाख दफ़ा भी जब भी आप मुझसे पूछेंगे मैं कहूँगा ये माँ सिवाय हराम खाने के एक और अपॉर्चुनिटी की और कुछ भी नहीं है। एवरी डिजास्टर ओवर हियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एंड दिस करप्ट ब्लडी सिस्टम। हर वो आदमी जिसके मुंह हराम लगा हुआ है, इस तरह के डिजास्टर्स उसको उसकी तोंद को भरने का एक जरिया है। पाकिस्तान में जलजला आया, जलजला जदगान के नाम पर जितना कुछ हुआ, जितना कुछ ऑन एयर नहीं बताया जा सकता वो सब कुछ भी हुआ। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है क्या हुआ। पाकिस्तान का जो सत्या, बल्कि सवा सत्यानाश हमने खुद कर लिया है, उसके बाद हम भीख मांगते फिर रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और ये आखिरी दफ़ा भी नहीं है। इमरान खान के दौर में हम UAE से चावल तक मांग के लाए थे। इमरान खान के दौर में हमने UAE को इमदाद नहीं दी, हमने बैनुल-अक़वामी, हाँ अफ़गान भाइयों को हमने ज़रूर पाला इमरान खान के हुक्म पर। वही अफ़गान जो हमारे यहाँ आकर के हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं, वही जो फसाद बो रहे हैं, वही जो अलासिफ स्क्वायर अल-आज़म जो है वो कभी भी कराची बंद कर देते हैं, कभी किसी जगह घुस करके रेप कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, वही अफ़गानी भाई जिनके लिए हम ट्रकों में भर भर के और इमदाद भेज रहे हैं। इमरान खान को उनसे ज़्यादा प्यार था क्योंकि वोट भी इमरान खान को उन्होंने दिए थे। तो ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हमने जो है वो बैनुल-अक़वामी एम्बेरसमेंट का सामना नहीं किया है। ये खाने कमाने की एक अपॉर्चुनिटी है। कोरोना के नाम पे हमने कितना कुछ खाया कमाया। NCOC के नाम पर अल्लामा असद उमर साहब को ज़रा चेक करें, NCOC के साबिक सरबराह मौजूदा फलाने जितने लग पता जाएगा कोरोना आने से पहले किसकी कितनी आमदनी थी, किसके अकाउंट में कितना पैसा था। बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है, 2 और 2 4 की तरह है, मगर नहीं होगा। ये भी आखिरी मरतबा नहीं हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूं, बिलावल के अपने गांव देहातों गोठों में बिलावल के जो चौधरी हैं, जो इनके वो हैं, क्या उसको बोलते हैं, वो साईं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी इक़्तिदार गरीबों की लाशों पर है, क्या हमें नहीं पता? पंजाब में, बलूचिस्तान में आटे के लिए खज्जल हो रहे हैं लोग, आटे के लिए इस ज़राई मुल्क में। यह भी हम सब का मुश्तरका बोया हुआ बीज है जो हम काट रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं जवान होने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त मैं लाइन में लगता था और आज वो लाइन दोबारा लगनी शुरू हो चुकी है। लानत नहीं है इस पॉलिटिकल सिस्टम पे, इन लोगों पे जो इसके बेनिफिशियरीज हैं, चाहे किसी भी हवाले से हो। क्या किया है, क्या बोया है हमने? ये लाइनें, कभी ATM की लाइन, कभी पेट्रोल की लाइन, कभी अद्वियात की लाइन। आज पंजाब में एक और मौत हुई है, मगर उस पर पंजाब का सिस्टम खामोश है, PTI वाले खामोश हैं। कल सिंध में मौत हुई थी तो सिंध में बिलावल वालों को कोई और चूरन बेचना था।
आप इनकी तरफ देखेंगे तो यहां पशेमानी निदामत के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा, तासुफ सिर्फ हमें ही है। और आप दूसरों की तरफ देखेंगे जो हकीकी आजादी के होलसेलर्स हैं, उनके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह शर्म-ओ-हया नाम की कोई चीज नहीं है, वो भी अपनी दिहाड़ियों में लगे हुए हैं। उनको भी सिस्टम आज करप्ट नजर आ रहा है, उनको भी अदलिया की 130वीं पोजीशन आज नजर आ रही है, उनको भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल आज मुतनाज़ नजर आ रहा है। उनको बाजवा साहब के जाने के बाद अब ख्याल आ रहा है कि ओहो ये तो गलत हो गया। गलत हुआ तो एक्सटेंशन तायात काहे के लिए ऑफर की थी? तायात में कह रहा हूं, तायात नहीं की थी, मतलब दोबारा टेन्योर, दूसरे टेन्योर के लिए। और भाई सब ये सब के नाम है ये FIR। आप क्या समझ रहे हैं कि वो जो इमदाद आएगी वो गरीबों पे लगेगी? पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, एक एक पैसा खा जाएंगे, एक एक पैसा खा जाएंगे। ये इंटरनेशनल कह रहे हैं कि हम लोगों को बुला बुला करके ऑडिट कराएंगे। केड़ा ऑडिट यार? कौन सा ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट किस लिए पाला जाता है मुझे बताएं? हर वो जुगाड़ जो जिससे मैं और आप नावाकिफ हैं वो उसको पता होती है, और उन्हीं चोर रास्तों से लोगों को निकालने के लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पल रहे होते हैं जी। कौन सी कंपनी है जिस जगह आप जाकर के शफाफ ऑडिट की उम्मीद रखते हैं? इन लोगों के खिलाफ, इनके खिलाफ पहले कितनी सारी करप्शन के केसेस हैं, क्या आप नहीं जानते? क्या मैं नहीं जानता? क्या सिद्दीक जान ने इसके ऊपर पहले बात नहीं की, आज नहीं बोल रहा? ओ भाई ये सब ऐसे ही है, ये सब ढकोसला है। लेकिन वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने कसम भी खाई है कि जी हम साफ़ और शफाफ तरीके से रकम खर्च करेंगे, लेकिन उससे पहले कई इम्तिहान हैं। एक तो 3 साल के लिए है ये रकम, और किस किस तरह डिस्पर्स होगी, मिलेगी, उसके लिए पूरी एक रिपोर्ट बनानी होगी, प्रोग्राम्स देने होंगे, बताना होगा कि कहाँ किस मद में ये हम चाह रहे हैं, इस तरह की हमारी प्लानिंग है, उसके मुताबिक फिर ये रकम आती है। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क में बना हुआ है वो है आटे का, गंदम का बहरान। अब ख़तरनाक बात यह है कि बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से कह दिया गया है कि वहाँ पर ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है गंदम का, और उनके वज़ीर खुराक कह रहे हैं जी हम अपील कर रहे हैं, विफाक से अपील की, अभी तक गंदम नहीं मिली, सूबों से कहा है, सिंध से, पंजाब से, उनकी तरफ से भी इनकार है, हत्ता कि निजी शोबे की तरफ से भी कोशिश की गई, तो चूँकि बॉर्डर्स पे, सूबों के जो बॉर्डर बनते हैं वहाँ पर कहा है कि नकलो अमल नहीं होनी चाहिए, गंदम की किसी और सूबे में ना पैदा हो जाए। तो ये हालात हैं। सिद्दीक जान, एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये मई और जून में देखना चाहिए था कि कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से ख़रीदारी का कुछ होता। और इमरान खान जब रूस गए थे तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि गंदम की ख़रीदारी की, तो उसके बाद जब ये आए अप्रैल में तो शायद हुकूमत बनाने में कुछ टाइम लग गया, उस तरफ तवज्जो थी और ये डिले हो गया सारा, क्योंकि ये तो पंजाब की तरफ से बारहा कहा गया, पंजाब हुकूमत के जी हम गंदम की ख़रीदारी करना चाहते हैं, और स्टेटमेंट्स मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म ने कहा इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते, कोई सूबा खुद से गंदम नहीं खरीद सकता। तो फिर तो गलत होगा कि अगर सिर्फ सूबों को इसका, हम चाहे सिंध हुकूमत हो, उनको हम कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे जब अगर सूबा कह रहा है पंजाब के जी हमें गंदम खरीदने की इजाज़त दी जाए। वो देख रहे थे कि बहरान है, पहले उन्होंने नहीं खरीदी, कम हो गई, तो आज अब ये फौरी तौर पर तो सब चीज़ें हल नहीं हो सकती। अगरचे 60,000 टन गंदम लेकर पहला बहरी जहाज़ आखिरकार रूस से आ गया है, और शायद इससे आने वाले दिनों में तो फ़र्क पड़े, लेकिन अभी उतने दिन तक तो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, खासतौर पर बलूचिस्तान में, जहाँ तो कह रहे हैं कि ख़त्म ही हो गया ज़ख़ीरा। देखिए, इनको अपने हराम करने से फुर्सत मिलती तो गरीब के आटे खाने के बारे में सोचते, इनको अपनी करप्शन लूट मार से फुर्सत मिलती तो आवाम के बारे में सोचते, इनको अपने NRO से फुर्सत मिलती तो आवाम के आटे के बारे में सोचते। ये बड़ी तकलीफ है सूरत हाल है, और बलूचिस्तान वाला मामला बहुत सेंसिटिव है। पहले ही बलूचिस्तान में ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो अलहदगी पसंद तंजीमें जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, जो रियासत के खिलाफ नफरत के बीच बोती हैं, उनको इस वक्त मौका मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है पंजाब को भी आगे बढ़ना चाहिए, और पंजाब को भी आगे बढ़ना चाहिए, वफाक को भी आगे बढ़ना चाहिए, और सबसे पहले हमें जो है वो बलूचिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस है उसको दूर करना चाहिए। और बाकी जो सिंध की सूरत हाल है, 15 साल 16 साल हो गए मुसलसल पीपल्स पार्टी को, और माशाल्लाह ये बड़े तजर्बाकार हैं, 16 साल से इनके पास इक़्तिदार है, और आगे ये पाकिस्तान के भी इक़्तिदार चाहते हैं, बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म भी बनवाना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान पूरे के साथ वही करेंगे जो ये अंदरूनी सिंध और सिंध के साथ कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान का वही हशर करेंगे जो इन्होंने कराची का हशर किया है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे सारी सूरत हाल से, कि पाकिस्तान वो दिन देखे कि पूरे पाकिस्तान को ये अंदरूनी सिंध जैसे हाल कर दें पाकिस्तान का। लेकिन ये जो आपने बात की है बिल्कुल दुरुस्त कही, और अभी भी हमारी रियासत को सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे इकदाम करें कि कम अज कम आइंदा जो है वो क्राइसिस पैदा ना हो, क्योंकि अब तो क्राइसिस आगे इसके बाद भी नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि जहां जहां सैलाब आया वहां पे गंदम काश्त नहीं हो सकी, तो क्राइसिस तो बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है आइंदा के लिए सोचना होगा, और सबसे पहले
बलोचिस्तान के बारे में सोचना होगा। और ये कितनी तकलीफ दे सूरत हाल है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो, बलोचिस्तान हो, लोग जो है वो गरीब लोग लाइनों में लगे हुए हैं 65 रुपए फी किलो, 60 से 65 रुपए फी किलो आटा खरीदने के लिए, और क्वालिटी भी वो नहीं है जो होनी चाहिए। और जो अगर ओपन मार्केट से वो खरीदते हैं तो 100 रुपए फी kg आटा जो है वो महंगा मिल रहा है। ये बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। इनको लाने वालों को भी सोचना चाहिए, इनको चलाने वालों को भी सोचना चाहिए, और उनको सोचना चाहिए कि उनकी जिद और अनाज की कीमत जो है वो किस तरह से आम आवाम और लोग और गरीब आवाम जो है वो चुका रहे हैं। लेकिन अभी तो ये बहरान खत्म नहीं हुआ और अब कहा जा रहा है घी और ऑयल का बहरान भी पैदा हो सकता है और अब उसकी कमी होने जा रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन नजर ही आ रहा है क्योंकि अब उसका स्टॉक भी खत्म हो रहा है। ऊपर से डॉलर की किल्लत से दालों के 6000 कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंस गए हैं। 4 करोड़ 80 लाख डॉलर डिटेंशन चार्जेस इंपोर्टर से वसूल किए जा चुके हैं और ये कोई 1.5 अरब डॉलर के ये दालें हैं, ये जो मैं दालों की बात कर रहा हूँ। और ये कराची होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने ये कराची चैम्बर के नायब सदर हारिस के साथ ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारी सूरत हाल बताई है। तो नूर आरफीन, अभी तो हम ये गंदम बहरान से नहीं निमट सके, आगे दालों की जो बात हो रही है वो देखिए, घी की बात हो रही है, तो ये तो सूरत हाल और खतरनाक होने जा रही है। सर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी नहीं है, ये अच्छा ही हुआ आपने ये जिक्र छेड़ दिया। ये खबर मैंने घर में नहीं छापी, ठीक है। ये है तो सिंध से, इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान पर होता है। कमिश्नरी निज़ाम निदारत, दुकानदार बेलगाम, बेतहाशा महंगाई, रोटी पूरी की कीमत में इजाफा, साइज छोटा, चाय महंगी, होटलों पर खाने के नर्क पूछने वाला कोई नहीं। ये मतलब इसको आप रिलेट कर लीजिए इस एक बात से। एक बहरान अभी निकला नहीं, दूसरा बहरान तैयार खड़ा है। हम या तो हमें बहरानिस्तान नाम रख लेना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी एक नाम की तजवीज़ दी थी, चलो वो तो अमल नहीं हुआ, लेकिन जमहूरिया बहरानिस्तान हम अपना नाम डिक्लेयर कर दें, क्योंकि अब इतनी आदत हो गई है। और दूसरा, एक उमूमी तौर पे यार सिर्फ हुकूमतों को कोसने से नहीं होगा उसामा साहब, अवाम के अपने रवैये भी, मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और लाइन में जाएंगे, प्रेस क्लब पे खड़े होकर के एक हुकूमत मुखालिफ नारा लगा करके इस सिस्टम को गाली बकते हुए तकलीफ होती है। यार ये सिस्टम में, इसमें कितनी फौज है, इसमें कितनी इंटेलिजेंस है, इसमें कितनी पुलिस है, क्या करेंगे? तुम अपना हक मांग रहे हो ना, तुम गलत काम तो नहीं कर रहे, तुम सही कह रहे हो ना। हक के साथ तो अल्लाह ताला होता है, पढ़ा है इस्लामियत की किताब में कभी, तो क्यों नहीं उठते? लफंटर्स की तरह अपने बच्चों को भी गुलामी की तरबियत दे रहे हो, सर झुका करके मार खा रहे हो, लाइनों में लग रहे हो, जाने दे रहे हो। सिंध में चली गई, पंजाब में भी चली गई, मगर ना यहां कोई शुनीद है ना वहां कोई शुनीद है एहतिजाज की। और ये अल्लाह मारे, ये जमहूरी डाकू, तमाम की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक सड़कों पे आने के लिए तैयार है? MQM को बल्दियाती इंतखाब की पड़ी है। ये एक खबर मेरे पास मौजूद है, शहबाज, जरदारी, इमरान तीनों ट्राइका एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। सिराजुल हक साहब ऑन एयर कह करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूं। और खबर यह भी आ रही थी कि शायद मुमकिना तौर पर कराची में MQM को फेस करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद ज़ेरे गौर है। यह खबर रिकॉर्ड का हिस्सा बना करके मैं आपको वार्न कर रहा हूं। आप तो इस्लामी निजाम के दाई थे, चैंपियन थे, ये इस्लामी निजाम वालों की बात है मेरी तो, और ये पहली मर्तबा नहीं होगा। प्रोग्राम खत्म करने से पहले मेरी दस्त पे हाथ जोड़कर मैं गुजारिश कर रहा हूँ इसहाक डार साहब, ये अब इस तरफ तवज्जो दे दें। गंदम का तो बहरान हमने देख लिया है, अभी चल रहा है, शायद आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि ये थम जाए, जिस तरह रूस से अब आखिरकार गंदम आना शुरू हो गई है। लेकिन ये जो दालों की बात हम सुन रहे हैं, घी और ऑयल की बात सुन रहे हैं, आप कितने बहरान दिखाना चाहते हैं इस कौम को और अपनी ज़िद पर कायम है कि जनाब देखिए मैंने किस तरह से जनाब डॉलर कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो भी एक झूठ है, जाली है, कहीं नहीं मिल रहा उस रेट पर डॉलर जो आपने इंटर बैंक का बनाया हुआ है, तो बैंक भी नहीं उस रेट पर डॉलर दे रहे। तो खुदारा इस बारे में ज़रा सोचिए। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से
2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।